पार्ट 2 नीट 2021 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में वंस अगेन आपका वेलकम। देखिए क्वेश्चन ये आया है, सोडियम प्रोपियोनेट लिया गया है, NaOH हीट और यहाँ कुछ मिसिंग है, इथेन बनाई गई है। पूछा गया है क्या रिएजेंट मिसिंग है। एक दिया हुआ है रेड फॉस्फोरस और NaOH बिल्कुल नहीं। अगर रेड फॉस्फोरस को NaOH में लेंगे, मैं आपको बता दूं इनऑर्गेनिक की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। फॉस्फोरस या कोई भी नॉन मेटल बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होती, वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। और CaO बिल्कुल सही, क्योंकि जब NaOH और CaO मिलते हैं तो बनता है सोडा लाइम, और सोडा लाइम ही यहाँ पर यूज होता है इस रिएक्शन में इथेन बनाने के लिए। इसका मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से Na2CO3 बन जाएगा और ये इथेन गैस बन जाएगी। ठीक है, CaO जो यहाँ पर डाला जाता है वो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करने के रोकने के काम आता है, रिवर्सिबल नहीं होने देता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब जो CO2 रिलीज होती है, ये CaO उससे रिएक्शन करके CaCO3 बना लेता है और CaCO3 बनाकर उसके प्रेसिपिटेट बनाकर उसे नीचे बिठा देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाती। खैर कुछ भी हो, यहाँ पर सोडा लाइम है, NaOH और CaO। अल्केन वाले पार्ट में NCERT में सीधा दिया है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक और अमाइंस वाले चैप्टर से सीधा साधा सवाल बहुत ही NCERT से। देखिए क्या, ये इस तरह का एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराई तो सीधा डाईएजोनियम सोल्ट बन गया। अब यहाँ पर डाईएजोनियम सोल्ट की जगह H लगाया गया है, मतलब डाईएजोनियम ग्रुप को हटाया है और H लगाया है। पेपर में इसकी स्ट्रक्चर ऐसे दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने थोड़ा अलग बना दी, Br और यहाँ पर Br। ये बन गया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन बन गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि N2+Cl- की जगह H आया है। तो ये कौन कर सकता है? X3PO2 भी कर सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन X3PO2 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है H2O, भूल कर भी वाटर मत डाल देना, N2 तो निकल जाएगी लेकिन फिनॉल बन जाएगा, यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा, HI आयोडोबेंजीन बन जाएगा, CuCN KCN, यहाँ CN आ जाएगा। आखिर में बचता है इथाइल एल्कोहल। जी हाँ, इस रिएक्शन में रिडक्शन करने के लिए, डाईएजोनियम सोल्ट के रिडक्शन के लिए इथाइल एल्कोहल ही यूज किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये आया है रिएजेंट के फंक्शन के ऊपर। इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर होता तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव को भी रिड्यूस कर देता है। मैंने इसके ऊपर अलग भी वीडियो बनाया है, लेकिन अब भी सुन लीजिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के काम आता है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता। हालांकि मैं मानता हूं एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में ये रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एस्टर लिखा हुआ है। एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी किसी हाल में रिड्यूस नहीं करता, तो और कुछ नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ से जाएगा, इसकी जगह सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा जो कीटोन के रिडक्शन से बनता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट में यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप चेंज होगा किसमें? OH में, और ये एज इट इज रहेगा CH2
COOCH3 और यहाँ पर CH3, ये एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, करो। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉलम। ये कॉलम 1 में कुछ रिएक्शन दी गई है, कॉलम 2 में उनको मैच करना है। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl फॉलोड बाय हीट। तो यहाँ बनता है खूबसूरत बेंजल्डिहाइड और इस रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो A का हो जाएगा सेकंड, A का सेकंड हो जाएगा। B इसमें है CH3CO ग्रुप और NaOH के साथ रिएक्शन कराई गई है, जाहिर सी बात है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो B का हो जाएगा थर्ड। C एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन, ये तो 10वीं में ही पढ़ा दी जाती है। एल्कोहल और एसिड एक फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड बनाते हैं जिसे एस्टर कहते हैं और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये है रिएक्शन 4। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हेलोजन की प्रेजेंस रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई गई है, इसे कहते हैं HBZ रिएक्शन। तो इसकी मैचिंग होगी फर्स्ट के साथ। तो क्या नतीजा निकला? A की मैचिंग सेकंड गेटरमैन-कोच, B की मैचिंग हेलोफॉर्म थर्ड, C की मैचिंग फोर्थ एस्टरिफिकेशन, D की मैचिंग HBZ फर्स्ट। इस तरह से सबकी मैचिंग हो गई, ये आंसर था। एक क्वेश्चन आया है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। देखिए 3 कन्फॉर्मर बनते हैं इथेन के। एक तो होता है स्टेगर्ड, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बीच में होता है इसके स्क्यू और सबसे कम स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड। तो डाइहेड्रल एंगल पूछा है सबसे कम स्टेबल का, यानी किसका डाइहेड्रल एंगल बताना है? एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर का। तो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर क्या होता है? ये फ्रंट कार्बन और ये सर्कल क्या है? रियर कार्बन। तो इस तरह से मान लीजिए मैंने फ्रंट कार्बन के 3 H दिखाए, तो रियर कार्बन पे 3 H पीछे चले जाएंगे, इसके जस्ट पीछे। होता क्या है कि अगर ये फ्रंट कार्बन का H है तो ये रियर कार्बन का H होगा, यानी आपको केवल फ्रंट कार्बन का CH दिखाई देगा, रियर कार्बन का CH दिखाई नहीं देगा। दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना? डाइहेड्रल एंगल कितना? 0 डिग्री। यस, तो डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर कितना होगा? 0 डिग्री। और एक क्वेश्चन और जो बहुत ही इजी सा आया है, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बोथ बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। गलत स्टेटमेंट है। आप जानते हैं एवरीडे लाइफ का, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नारकोटिक्स, उल्टा बोल दिया है, नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक बोल रहा है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप जानते हैं दोनों स्टेटमेंट गलत है। एस्पिरिन और पैरासिटामोल नारकोटिक नहीं है और मॉर्फिन और हेरोइन नॉन नारकोटिक नहीं है। ठीक, तो दोनों का आंसर आपको मिल गया। तो पेपर में ये था ऑर्गेनिक का डिस्कशन, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के डिस्कशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत, बाय बाय, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।